हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक्सीकॉम टेलीसिस्टम का आईपीओ जिसकी ग्रे मार्केट के अंदर बहुत ही बम्पर और शानदार डिमांड चल रही है, मतलब मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ है अभी रिसेंटली कहें तो, जो कि 27 से लेकर 29 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, कौन से सेक्टर की कंपनी है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। उसके अलावा इसके पीयर कंपटीटर्स से भी इसको कंपेयर करेंगे, मतलब कंपनी सस्ती वैल्यूएशंस लेके आ रही है या महंगे में हमको माल चिपका रहे हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। तो 130 रुपए पर शेयर, अभी लेटेस्ट आज की तारीख में 130 रुपए पर शेयर, 100 शेयर्स का लॉट है। 13,000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 90 मतलब 90% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, मतलब ऑलमोस्ट पैसे डबल हो रहे हैं। वैसे देखिए दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलें, फिक्स चीज ना माने, ये जो रोज ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए मैं आपको डेली अपडेट वगैरह करता रहूंगा। उसके अलावा बात करें इसके एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, आते ही मैं आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा। फिर दोस्तों, बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि जिससे इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर इतनी जबरदस्त डिमांड चल रही है। तो करती क्या है, तो ये कंपनी जो है 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो मतलब लगभग अपने सेक्टर के अंदर 30 साल पुरानी कंपनी है, अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। तो कंपनी ऐसा क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो सबसे पहला तो ये मैन्युफैक्चर करती है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम क्या होता है, पावर सिस्टम जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, उसके लिए पावर सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। उसके अंदर बैटरीज वगैरह लगी होती है, पावर वगैरह मिलता रहता है। अब जैसे टावर वगैरह होते हैं, वहां पर भी पावर सिस्टम लगे होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काफी सर्वर्स वगैरह लगे होते हैं, वहां पर भी पावर सिस्टम लगे होते हैं, जिसके साथ बैटरीज वगैरह अटैच होती है, जिससे पावर मिलता रहता है। तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है, मतलब अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जैसे जियो है, बीएसएनएल, ऐसी कई सारी कंपनी, इंडस टावर्स है, टावर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कंपनी है, उनके लिए मैन्युफैक्चर करके देती है। तो वहां से इसका रेवेन्यू करीब करीब 70% मतलब 70% के आसपास रेवेन्यू जनरेट वहीं से करती है लगभग। फिर दूसरा ये प्रोडक्ट जनरेट करती है ईवी चार्जर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जर्स है वो ये मैन्युफैक्चर करती है, वहां से करीब करीब 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ईवी चार्जर्स तो आप समझ गए होंगे, जैसे ये अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, इलेक्ट्रिक कार आती है, इलेक्ट्रिक बसेस आती हैं, उनको चार्ज करने के लिए जो चार्जर्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, और अलग अलग कंपनीज को मैन्युफैक्चर करके भी देती है। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको समझ में आ गया, मतलब फ्यूचरिस्टिक काम है इसका। इस कारण क्या है कि इसकी डिमांड ज्यादा चल रही है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और बात करें ईवी चार्जर्स के अंदर, ये इंडिया के अंदर अभी लीडिंग कंपनी है, मतलब टॉप कंपनीज के अंदर इसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट शेयर की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के अंदर 60% मार्केट शेयर ये कंपनी अकेले कवर करती है। तो बहुत ही जबरदस्त बात है, और मतलब ये पहली कंपनी आप कह सकते हैं जो ईवी चार्जर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने के अंदर उतरी थी। और ये अभी तक 70,000 से ऊपर एसी और डीसी चार्जर्स डिप्लॉय कर चुकी है, मतलब लगा चुकी है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये जो आप समझ सकते हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया जो पार्ट होता है, मतलब कोलकाता से उधर के साइड वाले जो भी कंट्रीज होती है, तो वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लगभग आती है। अब ये चार्जर्स के अंदर स्लो चार्जर्स जो होते हैं, जो होम यूजेस के लिए काम आते हैं, जिसको एसी मतलब अल्टरनेटिव चार्ज वाले चार्जर्स बोलते हैं। फिर दोस्तों, दूसरे फास्ट चार्जर्स होते हैं जो बिजनेस पर्पज के लिए काम करते हैं, जिसको डीसी चार्जर्स भी बोलते हैं, जो फास्ट चार्ज करते हैं, जैसे कार वगैरह है, बस वगैरह चार्ज करनी हो, तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग कंपनीज को सप्लाई भी करती है। और ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, मैंने जैसे आपको बताया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जैसे जियो वगैरह कंपनी, इंडस टावर्स है, बीएसएनएल, इनके लिए 4.70 लाख मतलब 4,70,000 जैसी बैटरीज ये लगा चुकी है। और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, जितनी बैटरी ये लगा चुकी है वो 2.10 गीगावाट, मतलब इतना ये काम कर चुकी है। और इसके जो चार्जर्स हैं, ईवी चार्जर्स, बड़ी बड़ी जो कार या ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है, जो कार बसेस ये मैन्युफैक्चर करती है, उनको सप्लाई करती है। जैसे टाटा मोटर्स है, वो इसकी कस्टमर है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। Hyundai है, एमजी है, ये एमजी जो है हेक्टर वगैरह जिसकी गाड़ी आती है, वो सब इसकी कस्टमर्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जियो है बड़ा नाम, बीएसएनएल है, इंडस टावर है,
तो ये कुछ इसके क्लाइंट्स हैं। तो बहुत ही शानदार क्लाइंट बेस है, तो काम बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक काम है, सदाबहार और डिमांडिंग काम है। मतलब ये ऐसा काम है कि इसकी आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले 10-20 साल में, 30 साल में डिमांड जबरदस्त रह सकती है। तो इसीलिए जो डिमांड इस आईपीओ की अच्छी चल रही है। मतलब ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा हमें परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है और लिस्टिंग गेंस तो अच्छा देगा ही। बाकी मैं अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन आपको नहीं दे रहा हूं। तो आप दोस्तों जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। कंपनी काम तो अच्छा कर रही है, पर क्या है, प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है वो भी देख लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब साल दर साल ठीक ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू की बात करें तो 524 करोड़ से 723 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट की बात करें तो 3.45 करोड़ से 6.37 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 1% से भी कम के निकल कर आते हैं। अब हो सकता है कि भाई अभी कोई इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर हो तो हो सकता है इसका मार्जिन घटा हो, बाकी ओवरऑल अभी मार्जिन कम है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बात लगी मुझे इस आईपीओ की। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है साल दर साल। इसके हाथ में रिजर्व कैश 205 करोड़ रुपए के हैं। इसके ऊपर उधारी मतलब बोरोइंग्स है 73 करोड़ रुपए की, और आईपीओ के पैसे से जो फ्रेश इश्यू का पैसा उससे 50 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद हल्की फुल्की उधारी रह जाएगी। मतलब जितना ये एनुअली प्रॉफिट वगैरह जनरेट करी या रिजर्व कैश है उस हिसाब से अपना डेट पे कर सकती है। तो हम मान सकते हैं कि आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये हो जाएगी, या डेट पे करने की पूरी कैपेसिटी ये रख पाएगी। तो फाइनेंशियली तो ठीक है, पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम है, वो आने वाले टाइम में बढ़ाने पड़ेंगे। फिर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 42 का निकल कर आता है, और 2023 में जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 708 करोड़ रुपए का। और जो इसकी पेयर कंपिटिटर्स है सर्वोटेक वगैरह, तो उनमें से ये सेकंड नंबर पर आती है। सर्वोटेक से बड़ी कंपनी है रेवेन्यू वगैरह के मामले में। तो दोनों कंपनी से देखा जाए तो सस्ती वैल्यूएशंस पर है, मतलब ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस नहीं है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि वैल्यूएशंस इन्होंने सही दी है। बाकी इसकी आरओई और आरओसी 13% और 11% के आसपास है, तो मतलब वो कम है। मिनिमम 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो कंपनी क्या है कि बढ़िया मानी जाती है। इसको आने वाले टाइम में इन सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो वैल्यूएशन सही है, पर आरओई आरओसी कम है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 27 से लेकर 29 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। उस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 135 से लेकर 142 रुपए के बीच में 100 शेयर्स का लॉट है, मतलब 14,200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मिनिमम एक लॉट के अंदर। और इसका टोटल इश्यू साइज है 429 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है, मतलब जो नए शेयर जारी करेगी कंपनी की ग्रोथ के लिए, उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में आएगा 329 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएगा। बाकी कुछ तेलंगाना वगैरह के अंदर कुछ अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेगी, तो ये फ्रेश इश्यू से पैसा काम आएगा, ये अच्छी बात लगी मुझे। बाकी 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल से प्रमोटर्स कुछ अपनी हिस्सेदारी सेल वगैरह करेंगे। और इसका रिटेल पोर्शन है 10% का, ये थोड़ा सा मुझे अजीब बात लगी, क्योंकि लगातार 3 सालों से तो प्रॉफिट के अंदर है, हालांकि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कम है, पर रिटेल पोर्शन मुझे लगता है 35% का होना चाहिए था। इसके अंदर 10% क्यों रखा, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। फिर इसकी लिस्टिंग डेट है 5 मार्च को। 5 मार्च को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। ये होगी दोस्तों पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों जीएमपी अच्छी चल रही है, 90% के आसपास जीएमपी है। वैसे जीएमपी के तो भरे से पूरा रहना नहीं चाहिए, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, एंकर लिस्ट वगैरह देखिए, उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाइए। अभी तो ओवरऑल डिमांड ठीक चल रही है, बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने का और नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर तो पॉजिटिव ज्यादा ही है, सेक्टर इसका अच्छा है, जिस सेक्टर के अंदर काम करती है उसका फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मतलब ब्राइट फ्यूचर वाली कंपनी ये नजर आ रही है। और ईवी चार्जर्स वगैरह बनाती है, पावर सिस्टम वगैरह बनाती है, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं। मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है, आने वाले टाइम में इनकी डिमांड जबरदस्त रह सकती है। बाकी फाइनेंशियली ठीक है, मतलब फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक है। और उसके अलावा ईवी चार्जर्स के अंदर लीडिंग कंपनी है, 60% मार्केट शेयर है इसके पास, मतलब काफी पॉजिटिव्स नजर आ रहे हैं। बाकी नेगेटिव्स के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मार्जिन कम है, एक तो प्रॉफिट मार्जिन कम है, दूसरा क्या है कि इसके आरओई और आरओसी ये थोड़ी सी कम है 15% से, तो ये दोनों थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा मुझे विशेषतः कोई नेगेटिव नहीं लगा, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ही काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। और मेरा तो पूरा विचार बन रहा है मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूं। अगर ज्यादा पैसे होते हैं तो मैं बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई करने का सोचूंगा, पर्सनली मेरा ऐसा विचार है।
आप लोग क्या करेंगे, क्या SIP में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे और वीडियो काफी अच्छा समझ में आया होगा और इस IPO को लेकर सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।